हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जो कि स्टैट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज एनोवा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है अजीत शर्मा स्टैटिस्टिक्स के नाम से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है हमारे स्टैटिस्टिक्स में। तो एनोवा बहुत ही जगहों पे यूज होता है और मैक्सिमम ऑफ जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है वो हम एनोवा से ही सॉल्व आउट करते हैं। तो फुल फॉर्म जो एनोवा की है वो सबको पता है कि हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इतना सबको पता होगा, लेकिन एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है, जनरल क्या इसकी टर्मिनोलॉजी थी, क्या इसका बेसिक कंसेप्ट था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एनोवा का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो एनोवा का जो जब कंसेप्ट डेवलप हुआ था तो जनरली ये एग्रीकल्चर साइंसेज से ही हुआ था। तो थोड़ा सा मैं इसकी एक हल्की सी ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंसेज से एनोवा का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो एक हमारे जो प्रोफेसर आर ए फिशर, जिनका नाम रोनाल्ड ए फिशर है, तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी इन्हें बोला जाता है फिशर को। तो इनके बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में। तो आर ए फिशर ने एनोवा टर्म कब कॉइन की थी, जब उनको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई या क्या उन्हें प्रॉब्लम महसूस हुई कि जब हम एग्रीकल्चरल फील्ड एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने कोई ट्रीटमेंट 1 2 3 या डिफरेंट डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स अगर हमने अप्लाई की है, तो जो मान लो हम किसी क्रॉप पे वो एप्लीकेशंस दे रहे हैं फर्टिगेशन की, so either they responsible to change the behavior of that crop या some other factors, some other extraneous factors which are not in human control। क्योंकि एप्लीकेशंस या ट्रीटमेंट्स तो अप्लाई कर रहे हैं, वो तो आप कर रहे हैं। तो क्या वो एग्जैक्ट बिहेवियर जो चेंजिंग है वेरिएबिलिटी में, उनकी वजह से है या नहीं है। तो यहाँ पे जो ये कंसेप्ट आता है हमारा, तो आर ए फिशर ने वो एक हमारी रॉथमस्टेड यूनिवर्सिटी थी, एक्सपेरिमेंटल स्टेशन था इंग्लैंड में। तो वहां पे वो वर्क करते थे। देन उनको एक आइडिया आया कि जो क्रॉप यील्ड है वो वेरी करती रहती है हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट में, अगर हम ओपन में लगा रहे हैं कहीं पे लगा रहे हैं, तो एग्जैक्ट वेरिएशंस जो एक रिसर्चर उसमें इम्प्लांट कर रहा है, तो वेरिएशन उसकी वजह से है या सम अदर फैक्टर्स की वजह से, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट था एनोवा का, जो स्टार्ट होने का, कि एनोवा क्यों स्टार्ट किया गया। तो एनोवा जनरली क्या करता है, ये करता है हमारी टोटल वेरिएशन को स्प्लिट करेगा एनोवा। ठीक है, तो एनोवा क्या करेगा, हमारी जो टोटल वेरिएशन है उसको ये स्प्लिट करेगा। दैट इज असाइनेबल फैक्टर्स और नॉन असाइनेबल फैक्टर्स में, दो सोर्स ऑफ वेरिएशंस भी स्प्लिट कर देता है। इसके बारे में भी हम अ, आगे डिस्कस करेंगे। और एक, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि एनोवा जो था आपका, ये जो आर ए फिशर थे हमारे, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टेशन था, एक्सपेरिमेंटल स्टेशन यूके में। तो जनरली वहां पे क्या हुआ कि क्रॉप्स का जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे तो प्रॉब्लम क्या आती थी, उनका एक्चुअल चेंज इन बिहेवियर, एक्चुअल चेंज इन बिहेवियर ऑफ क्रॉप बाय एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स और some other factors। तो जो ये सम अदर फैक्टर्स हैं, दैट फैक्टर्स आर डोंट नो। तो जो अदर फैक्टर्स हैं उनको साइंटिस्ट को उसके बिहेवियर के बारे में पता नहीं था। और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा एनोवा का, अब आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में टी टेस्ट पढ़ा होगा। तो टी टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, हम एवरेज परफॉर्मेंस या मीन को टेस्ट करने के लिए करते हैं। तो जनरली हम वन मीन या टू मीन करेंगे या पेड मीन करेंगे।
अब प्रॉब्लम क्या आई, जो हमारे साइंटिस्ट आर ए फिशर थे, अब मान लो कि हमने फील्ड एक्सपेरिमेंट लगाया है, यहाँ पे हमने क्या किया कि एक फर्टिलाइजर डोज 1 अप्लाई की, जिसको F2, फर्टिलाइजर डोज कोई 3 अप्लाई की, फर्टिलाइजर डोज कोई हमने थर्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे हमने कुछ ये क्रॉप से यहाँ पे इसकी मीन परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है। इसको हम मान लो मीन ऑफ F1 बोल देते हैं। सेकंड की जो एवरेज परफॉर्मेंस लेंगे हम, मीन ऑफ F2 आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, मीन ऑफ F3 आ गया। अब हमने देखना है कि आउट ऑफ दैट 3 फर्टिलाइजर्स, 3 कंपोनेंट्स और 3 ट्रीटमेंट्स, विच वन इज बेस्ट परफॉर्मिंग, ये कौन सी बेटर है इनमें से। तो हम क्या कर सकते थे, वी परफॉर्म आर टी टेस्ट बिटवीन F1 एंड F2, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक टी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक टी टेस्ट हम लगाएंगे F1 या F3 में, एक टी टेस्ट हम लगाएंगे F1 F2 में, एक टी टेस्ट लगाएंगे हम F1 और F3 में, और एक जो हम टी टेस्ट लगाएंगे वो लगाएंगे हम F2 और F2 और F3 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने कितने टी टेस्ट अप्लाई किए, 3 टी टेस्ट हमें अप्लाई करने पड़े। तो टी टेस्ट क्या करेगा, दो को कंपेयर करेगा। तो फिशर ने ये देखा कि अगर हम बार बार टी टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा एक टाइप 1 एरर है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, यहाँ पे इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जो हमारे पास टाइप 1 एरर है, अगर हम यहाँ पे ये 3 टी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है हमारा अल्फा, जो कि हम 5% पे इसको फिक्स करते हैं, अल्फा एट 0.05%, ये क्या कर लेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो जब रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 5% पे रहता है, बट जनरली जब हम बार बार हम टी टेस्ट को अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो विथ दिस इंक्रीज इन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या होंगे, जो मल्टीपल हम टी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो टाइप 1 एरर जो फॉल्स पॉजिटिव होगा वो इंक्रीज होगा बाय अप्लाइंग अगेन एंड अगेन टी टेस्ट। तो जब हम एक एग्जांपल करेंगे तो भी हम इसको समझ सकते हैं। और जब एनोवा कंट्रोल करेगा एरर को, सभी टेस्ट में वो इकट्ठे अप्लाई करेगा, एक वो एक पर्टिकुलर वैल्यू, सिग्निफिकेंस वैल्यू देगा, जिससे कि हम तीनों ट्रीटमेंट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं कि विच वन इज बेस्ट और विच वन इज नॉट बेस्ट। तो ये कुछ ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था एनोवा का, जो मे भी कई बार लोगों को नहीं पता होता है। वो सिंपल ये याद रखते हैं कि एनोवा ANOVA इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, बट इसका जो मेन आपका पर्पस है एनोवा का, वो वहां पे सॉल्व होता है जब आपने मोर देन 2 ट्रीटमेंट मीन साइमल्टेनियसली कंपेयर करने हैं। तो जनरली हमारे पास कभी भी 2 सैंपल मीन्स तो नहीं होते हैं रिसर्च में, बहुत ज्यादा हम नंबर में ट्रीटमेंट्स लेते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हमें एनोवा की बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने आपको पहले भी थोड़ा क्लियर किया कि ये जो एनोवा का टॉपिक है आपका, ये स्टैट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, और खासकर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, कि एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की जो एक नींव है, जो बेस है, वो एनोवा पे ही रखा गया है। तो अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद थोड़ा सा इसकी बात कर लें कि एग्जैक्ट एनोवा होता क्या है आपका, ठीक है। तो एनोवा मैंने आपको बताया, एनोवा क्या करेगा आपका, स्प्लिट करेगा, स्प्लिट द टोटल वेरिएशन, split the total variation into different source of variations, different source of variations। अब वो हमारे जो जनरली सोर्स ऑफ वेरिएशंस क्या होते हैं, एक बिटवीन ग्रुप, एक विद इन ग्रुप। जो हमारे सोर्स ऑफ वेरिएशंस क्या होंगे, एक जनरली हमारा सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होगा, जो पार्टीशनिंग करेगा ये हमारी
टोटल वेरिएशन को इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, दैट इज बिटवीन और विद इन। तो इसको हम एक जनरली क्या बोल देते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं, एनोवा इज इक्वल टू वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल फैक्टर्स, वेरिएशन वेरिएशन ड्यू टू SIGNABLE असाइनेबल फैक्टर्स प्लस वेरिएशन ड्यू टू नॉन असाइनेबल फैक्टर्स। ये NAF मैंने लिखा है बट इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, अब मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है तो इसीलिए मैं यहाँ पे NAF कर रहा हूँ। वेरिएशंस ड्यू टू नॉन असाइनेबल फैक्टर्स, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एक एरर वेरिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा दूसरा मैं कलर दे देता हूँ, ये जो हमारा वेरिएशन ड्यू टू नॉन असाइनेबल फैक्टर्स है, इसको हम एरर वेरिएशंस भी बोलते हैं। ठीक है, एरर वेरिएशंस। ठीक है, तो ये तो हमारी जनरली एक एग्रीकल्चर साइंसेज में बात हुई। अब ये असाइनेबल फैक्टर्स और नॉन असाइनेबल फैक्टर्स क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको क्लियर करूंगा। तो असाइनेबल फैक्टर्स हमारे वो फैक्टर्स होते हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ। AF लिख रहा हूं मैं, असाइनेबल फैक्टर्स। ठीक है, तो असाइनेबल फैक्टर्स क्या हुए, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर, आप बोल सकते हो कि दोज वेरिएशंस विच आर कॉज्ड और इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिसर्चर। अब वो कौन सी होंगी कि अगर मैंने डिफरेंट फर्टिलाइजर डोजेस दी हैं या डिफरेंट कोई ट्रीटमेंट्स दी है, डिफरेंट कोई एप्लीकेशंस अलग अलग दी हैं, तो वो किसने की है, रिसर्चर ने की है। तो वो जो असाइनेबल फैक्टर्स की वजह से वेरिएशन होगी, वो तो रिसर्चर उसको इंड्यूस कर रहा है। तो यहाँ आप थोड़े पॉइंट्स इसके लिख लीजिए। जो असाइनेबल फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स फैक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय रिसर्चर। ठीक है, रिसर्चर या ह्यूमन। और इसकी क्या होती है, हमें नॉन वेरिएशंस होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, दीज आर नॉन वेरिएशंस। अब नॉन वेरिएशंस का मतलब क्या हुआ कि आपने जी 10 किलोग्राम फर्टिलाइजर डाला, एक में 15 डाला, एक में 20 डाला, तो आपको नॉन है वो कि 10 की वजह से क्या वेरिएशन आई, 15 की वजह से क्या वेरिएशन आई है, 20 की वजह से क्या वेरिएशन आई। तो ये होते हैं हमारे असाइनेबल फैक्टर्स। मे बी आपको थोड़ा समझ आया। नॉन असाइनेबल फैक्टर्स, तो नॉन असाइनेबल फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसका कि रिसर्चर का उन फैक्टर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है तो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हुए या रैंडम फैक्टर्स हुए हमारे पास। तो मैं सिंपल लिख देता हूं, नॉट कंट्रोल्ड बाय रिसर्चर। जो कि क्या है, और ये जो वेरिएशंस होती है ये क्या होंगी, आपको जब कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं तो नॉट नोन होंगी। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉट नोन वेरिएशन, ये हमें पता नहीं होती है। ये हमें क्या करनी होती है, फाइंड और मिनिमाइज। इनको हम पता करेंगे और इनको क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। जो मेन रिसर्च और स्टैट्स का काम है ये यही है कि जितनी कम से कम आपके पास अननोन वेरिएशंस होगी, उतना ज्यादा इफेक्ट आपकी रिसर्च का या आपके ट्रायल का आएगा। तो जिन इनका हमारा पास क्या है, हम इनको एलिमिनेट या डिमिनिश तो नहीं कर सकते हैं, बट एट मैक्सिमम जितना हम इसको मिनिमाइज कर सकें और इनको फाइंड आउट कर सकें कि किस वजह से ये थी, वो चीज हमारा काम होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरली थोड़ा सा असाइनेबल और नॉन असाइनेबल फैक्टर्स का आया कि जो एरर वेरिएशंस है उनको हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और इन वेरिएशंस को हम जो एक और कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बिटवीन और विद इन, तो वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे ही क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे पास
कलर चेंज कर लेता हूँ। जो ये वेरिएशंस ड्यू टू असाइनेबल फैक्टर्स हैं, वेरिएशंस ड्यू टू असाइनेबल फैक्टर हैं, उनको हम बोलते हैं बिटवीन ग्रुप वेरिएशंस। बिटवीन, यहाँ पे मैं इसका ग्रीन कलर से लिख देता, इनको हम क्या बोलते हैं, बिटवीन, बिटवीन ग्रुप वेरिएशन। बिटवीन ग्रुप मींस जैसे हमने 10 15 20 वो केजी या जो भी अपना फर्टिलाइजर अप्लाई किया होगा, तो बिटवीन ग्रुप कि फर्टिलाइजर 1 विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर 2, उन दोनों से में क्या वेरिएशंस हैं। एंड जो ये हमारा, जिनको हम वेरिएशंस, ये वाली जो ड्यू टू नॉन असाइनेबल फैक्टर्स, हमारी जो वेरिएशंस आती हैं, इन वेरिएशंस को हम क्या बोलते हैं, इन वेरिएशंस को बोलते हैं विद इन ग्रुप वेरिएशंस। विद इन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, विद इन ग्रुप वेरिएशंस। तो कई बार क्या होता है, बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप होता है तो कंफ्यूजन रहता है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ कि नॉन असाइनेबल, असाइनेबल और बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप क्या हमारे पास ये वेरिएशंस रहती हैं, और इनको हम रैंडम वेरिएशंस भी बोलते हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक और, इसका जो नाम है, एक तो एरर वेरिएशंस बोली, दूसरा हम इनको रैंडम वेरिएशंस भी बोलते हैं, और इसको हम रैंडम वेरिएशंस भी बोलते हैं। तो अब हमारा जो जनरली क्या काम है एनोवा, जब हम करेंगे वन वे टू वे इंटरेक्शन या जो भी है, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल या कहीं पे करेंगे, तो उसमें हमारा, अभी आपको क्या था कि सिंपल थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना। अब एनोवा का कंसेप्ट अगर आप समझ गए होंगे, तो एनोवा की कुछ एजम्पशंस होती है। व्हाई देयर इज सम एजम्पशंस, बिकॉज बिकॉज इट कम्स अंडर पैरामीट्रिक टेस्ट। तो पैरामीट्रिक का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि जो एक सर्टेन एजम्पशंस कॉल करेंगे जिनके, और वो उनको फुलफिल करता है, तो वो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हमारी वैलिड और बहुत ही रिलायबल रहती है। तो अब हम इसकी कुछ एजम्पशंस की बात करेंगे, एजम्पशंस ऑफ एनोवा। तो जब हम इसकी एजम्पशंस की बात करेंगे, तो हमारे पास जो एजम्पशंस क्या रहेंगी, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो बेसिक एजम्पशन है हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट एजम्पशन हमारी क्या हुई कि एरर्स आर इंडिपेंडेंट एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे पहली एजम्पशन क्या रहेगी आपकी, कि जो इसके एरर वेरिएशंस हैं, एरर्स आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड normally distributed with mean zero and variance sigma square। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टैटिस्टिकली। तो ये हमारी इसकी पहली assumptions है कि जो हमारे पास एरर वेरिएशन रहेगी, वो क्या रहेगी हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करनी चाहिए उसके ऑब्जर्वेशन। और दूसरी assumptions क्या है, जो भी हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे दे आर इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो एक इंडिपेंडेंसनेस की हमारे पास भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। और जो हम ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट लेंगे, वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशंस हम लेंगे, ऑब्जर्वेशंस जो हम कलेक्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशंस शुड ऑल्सो बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो भी
जो हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे या जैसे हम पॉपुलेशन से सैंपल ले रहे हैं, उस पॉपुलेशन से सैंपल की ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट्स हैं हमारी, जो टोटल वेरिएशन है वो एक एडिटिव होनी चाहिए। तो मेनली जो हमारे पास इसकी एजम्पशंस हैं, इसकी हमारे पास यही 3 एजम्पशंस आती है। जब ये एजम्पशंस आपकी फुलफिल होंगी, तो आप क्या कर सकते हैं, एनोवा को अप्लाई कर सकते हैं। तो एनोवा के बारे में आज हम इतनी ही बात करेंगे, फर्दर इसके एग्जांपल्स या कुछ और फर्दर बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। तो आप मेरा चैनल देखते रहिए और काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मेरा चैनल है अजीत शर्मा स्टैटिस्टिक्स के नाम से। सो थैंक यू फॉर टुडेज। ओके।